अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे 39,481 पोस्ट्स जो एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफ़ाई कर दी गई है 10th पास कैंडिडेट्स के लिए ही। तो इन पोस्ट्स के लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कितनी सीएपीएफ की जो ब्रांचेस है उसमें कितनी पोस्ट्स है, इसमें सिलेबस रहने वाला है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, कितने स्टेजेस एग्ज़ाम के होंगे, फ़ीस कितनी होगी, कब इसकी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप हमारी वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रह सकते हैं। ये जो नोटिफ़िकेशन है आज ही जारी कर दी गई है, यानी 5 सितंबर 2024 को ही इनको जारी कर दी गई है। और ये जो पोस्ट्स यहाँ पे है, कांस्टेबल जीडी की पोस्ट है, सीएपीएफ उसमें जो आपकी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती है, और एसएसएफ राइफलमैन, जीडी असम राइफल सिपाही इन एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और इसके लिए आप फॉर्म्स जो है फिल कर सकते हैं 5 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 तक। लास्ट दिन जिस दिन आप इसके लिए फ़ी भी पे कर सकते हैं वो 15 अक्टूबर 2024 है, यानी जो फॉर्म फिल करने की डेट है उसके बाद एक और दिन दिया जाएगा, लेकिन उस दिन आप सिर्फ फ़ी ही पे कर सकते हैं अगर आपने बाकी सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया होगा। और इसके लिए करेक्शन के लिए भी 3 दिन दिए जाएंगे, 5 नवंबर 2024 से लेकर 7 नवंबर 2024 तक। मतलब अगर आप कोई भी यहाँ पे गलती कर देंगे आज या जब तक इसकी लास्ट डेट है फिल करने की, तो उसके बाद अगर आपको पता चलेगा कि आपने कोई मिस्टेक कर दिया था, या आप आज ही फॉर्म पूरा फिल कर देंगे, क्योंकि एक बार भी जब आपने यहाँ पे फ़ी जो है सबमिट कर दी उसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकते तब तक जब तक ना ये ही एप्लीकेशन जो प्रोसेस है उसमें करेक्शन का प्रोविज़न फिर से एक्टिवेट कर दें। लेकिन आपको करेक्शन करने के लिए यहाँ पे और एक्स्ट्रा फ़ीस पे करनी होती है। और जो टेंटेटिव इनका शेड्यूल है एग्जामिनेशन का इन पोस्ट्स के लिए, वो जनवरी फरवरी 2025 के बीच में इन्होंने अभी रखा है, यानी जनवरी या फरवरी 2025 में आपका इसमें जो है एग्ज़ाम होगा। और इसमें सिलेक्शन आपकी जो है, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा, जो मतलब इनके स्टैंडर्ड्स होते हैं। यहाँ पे आपकी हाइट देखी जाती है, आपकी चेस्ट देखी जाती है, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, मतलब जिसमें आपको रनिंग करनी पड़ती है, पुशअप्स वगैरह करने पड़ते हैं, और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी 2 तरह के मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं कि आप मेडिकली फिट है या नहीं है, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑब्वियसली आपका जो है पहले रिटर्न होगा। इसके लिए एडमिट कार्ड इसके एग्जाम के लिए आप 2 जगह से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपका एग्जाम होगा तो ssc.gov.in से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद ही आप प्रिपेयर हो सकते हैं। और आप crpf.gov.in से भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और सैलरी जो है आपकी यहाँ पे 18,000 से 56,900 के बीच सिपाही की पोस्ट के लिए होगी, और जो आपकी बाकी पोस्ट्स है उसके लिए आपकी सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 के दरमियान रहने वाली है। टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो बीएसएफ में मेल्स के लिए 13,306 की वैकेंसीज़ हैं, और जो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2,348 पोस्ट्स है। और सारी जो मेल और फीमेल जो वैकेंसीज़ है बीएसएफ की ब्रांच में, वहाँ पे 15,654 पोस्ट्स है। सीआईएसएफ में मेल्स के लिए 6,430 पोस्ट्स है और फीमेल्स के लिए 715 पोस्ट्स है। और जो यहाँ पे कलेक्टिव वो जेंडर्स के लिए है 7,145 है। सीआरपीएफ की पोस्ट के लिए यहाँ पे जो मेल्स के लिए है 11,299 पोस्ट्स है, और फीमेल्स के लिए 242 पोस्ट्स है, और सारी 11,541 पोस्ट्स है। एसएसबी में मेल्स के लिए 819 पोस्ट्स है और फीमेल्स के लिए कोई पोस्ट नहीं है, और टोटल इतनी ही है। आईटीबीपी में मेल्स के लिए 2,564 पोस्ट्स है और फीमेल्स के लिए 453 पोस्ट्स है। टोटल 3,017 पोस्ट्स है। असम राइफल्स में यहाँ पे मेल्स के लिए 1,148 पोस्ट्स है, फीमेल्स के लिए 100, और टोटल 1,248 पोस्ट्स है। एसएसएफ में मेल्स के लिए 35, फीमेल्स के लिए कोई नहीं, और टोटल 35। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में आपकी मेल्स के लिए 11, फीमेल्स के लिए भी 11, और टोटल 22 पोस्ट्स है। और टोटल जो एससीज़ के लिए मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसीज़ है 5,254 पोस्ट्स है। एसटीज़ के लिए मेल्स में 4,021 पोस्ट्स है। ओबीसीज़ के लिए मेल्स में जो है 7,747 पोस्ट्स है। ईडब्ल्यूएस के लिए 3,496 पोस्ट्स है, और अनरिजर्व्ड मेल्स के लिए 15,094 पोस्ट्स है। टोटल मेल्स के लिए जो पोस्ट्स है 35,612 पोस्ट्स है। फीमेल्स जो एससीज़ में होंगी उनके लिए 564 पोस्ट्स है। एसटीज़ के लिए 433 पोस्ट्स है। ओबीसीज़ फीमेल्स के लिए 829 पोस्ट्स है। ईडब्ल्यूएस फीमेल्स के लिए 355 पोस्ट्स है। अनरिजर्व्ड फीमेल्स के लिए 1,688 पोस्ट्स है, और टोटल फीमेल्स की जो पोस्ट्स
है, 3869 पोस्ट्स है और टोटल जो सारी वैकेंसीज़ हम मेल्स, फीमेल्स और सारी कैटेगरीज़ मेल्स में भी, फीमेल्स में भी मिलाकर जितनी हमारे पास वैकेंसीज़ बनती है वो 39,481 पोस्ट्स है। और वैकेंसीज़ अभी इन्होंने बताया है कि टेंटेटिव है, यानी इसमें चेंजेस लाई जा सकती है। वैकेंसीज़ आपकी इंक्रीज़ भी की जा सकती है, डिक्रीज़ भी की जा सकती है और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको 10% रिज़र्वेशन यहाँ पे दी जाएगी। और कैंडिडेट्स जो इसके लिए अप्लाई करेंगे उनको कहीं पे भी यहाँ पे जॉब मिल सकती है। आपको किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया में सर्व करना है, आपकी अपनी चॉइस नहीं चलेगी। और जो आपकी सिटीज़नशिप है वो इंडिया की ही होनी चाहिए। और जो सीएपीएफ्स और असम राइफ़ल में जो पोस्ट्स है वो यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज़ ही होंगी, यानी वो सारी स्टेट्स की अलग-अलग और यूटीज़ की अलग-अलग होंगी, जिसके लिए आपको यहाँ पे स्टेट की डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट होनी चाहिए और आप उसी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं जिस स्टेट की आपके पास डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट होगी। और जो आपकी यहाँ पे ऐज है वो कंसिडर की जाएगी 1 जनवरी 2025 तक, यानी जो मिनिमम ऐज है आपकी वो तब तक हो गई होनी चाहिए उतनी, और मैक्सिमम ऐज भी तब तक आपकी नहीं हुई होनी चाहिए उतनी। मतलब 1 जनवरी 2025 तक आपकी ऐज जो है 23 साल नहीं होनी चाहिए और उसके बाद अगर आपकी ऐज 23 साल हो जाएगी तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपकी ऐज 1 जनवरी 2025 तक ही 18 साल होनी चाहिए। अगर उसके बाद आपकी ऐज 18 साल हो जाएगी तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल में अगर हम इसको देखें तो आप 2 जनवरी 2002 से पहले पैदा नहीं हुए होने चाहिए। अगर आप उससे पहले पैदा हुए होंगे, आपकी एज यहाँ पे मानी जाएगी कि ओवर एज आप हो गए हैं और आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपने मैक्सिमम एज तब यहाँ पे क्रॉस कर ली होगी और आप यहाँ पे 1 जनवरी 2007 के बाद भी पैदा नहीं हुए होने चाहिए। इस हाल में आपको माना जाएगा कि आपकी एज जो है कम है, यानी आप अंडर एज है। तो आप 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2007 के दरमियान ही पैदा हुए होने चाहिए, ना इससे पहले, ना 2007 के बाद। यहाँ पे लेकिन रिज़र्वेशन दी जाएगी, लेकिन वो अपर एज लिमिट में दी जाती है। यानी अगर आप 23 साल के हैं लेकिन आप एससी-एसटी कैटेगरी से हैं, तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी, यानी आप 28 साल तक के भी हों तो आपको तब भी यहाँ पे अप्लाई करने दिया जाएगा। और अगर आप ओबीसी हैं तो आप 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन को 3 साल की रिज़र्वेशन। और वो पेरेंट्स जो 1984 के राइट्स में या 2002 के राइट्स में मारे गए थे, उनके अगर चिल्ड्रंस होंगे तो उनको भी 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके प्रूफ के लिए आप 10th की मार्कशीट भी इनको दिखा सकते हैं, जहाँ पे आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ दी हुई होगी। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आप रिजर्व्ड कैटेगरीज़ में कंसिडर होना चाहते हैं, तो आपके पास एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम जो सर्टिफिकेट्स है वो होनी चाहिए, लेकिन उस डेट तक जिस डेट तक यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन रखा है, यानी 14 अक्टूबर 2024 तक आपके पास ये सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। अगर इसके बाद आपके पास लास्ट डेट के बाद अगर आप यहाँ पे सर्टिफिकेट हासिल करते हैं तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त पे। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपके पास कैटेगरी की सर्टिफिकेट इस डेट से पहले ही पहुँच जाए और आप 10th पास ही होने चाहिए, यानी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10th ही है और यहाँ पे कोई भी आपको मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप पीएचडी भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने मास्टर्स किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, 12th पास हैं आप, लेकिन आपके पास सिर्फ 10th की ही जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने थोड़ा जो है प्रोसीजर थोड़ा फ्लेक्सिबल रखा है, जिसकी वजह से जो कैंडिडेट्स अभी 10th पास नहीं होंगे बट अगर वो 1 जनवरी 2025 तक 10th पास हो जाते हैं और उनके पास जो मार्कशीट है वो आ जाती है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट्स 1 जनवरी 2025 के बाद अपना एग्ज़ाम पास करेंगे और इसके बाद अपनी जो है सर्टिफिकेट लाएँगे, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर वो अप्लाई करेंगे भी लेकिन उनका रिज़ल्ट अगर इस डेट के बाद आएगा तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक़्त पे यहाँ पे निकाल दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होगा, बी सर्टिफिकेट होगा, ए सर्टिफिकेट होगा, उनको 5% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ क्वेश्चन पेपर, 3% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड 2% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ क्वेश्चन पेपर रिस्पेक्टिवली दिए जाएँगे। मतलब अगर आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और आपके पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी की, तो आपको 5 मार्क्स पहले से ही दिए जाएँगे। बी वालों को 3, ए वालों को 2 मार्क्स दिए जाएँगे यहाँ पे। लेकिन अगर आपके मार्क्स ज़्यादा में से होंगे तो आपके मार्क्स भी ज़्यादा यहाँ पे जो परसेंटेज 5 की होगी वो तब ज़्यादा होगी।
होगी। और आपके पास जो एनसीसी सर्टिफ़िकेट है वो भी 1 जनवरी 2025 तक होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं होगी तो आपको जो 5 मार्क्स है वो यहाँ पे छीन लिए जाएँगे डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के वक़्त। और आप अप्लाई कर सकते हैं https://ssc.nic.in जो एसएससी की वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आपने कभी भी किसी भी एसएससी की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी आपको अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, 10th की डिटेल्स वगैरह, अपनी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन वहाँ पे देनी होगी। जब आप ये देंगे उसके बाद आपको वहाँ पे एसएससी की जो वेबसाइट है वो ओपन होगी और जो उनका रिक्रूटमेंट का सेक्शन है वहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ पे ये पोस्ट्स होंगी, उनके लिए आप अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के वक़्त आपको डिटेल्स देनी है। और जब आप अप्लाई करेंगे तो जब आप सारी डिटेल्स देंगे उसके बाद आपको फ़ोटो जो है इसके लिए लाइव ही अब एसएससी फ़ोटो माँगता है। तो फ़ोटो के लिए आपके पास अच्छी लाइट होनी चाहिए उस जगह पर जहाँ पे आप फ़ोटो उठाएँगे और आपकी आइज़ जो है वो कंसंट्रेट करनी चाहिए मोबाइल फ़ोन के कैमरा पर ही और आप जो है स्ट्रेट में खड़े होने चाहिए और स्ट्रेट ही आप सामने देखने चाहिए। और आपका कैमरा ना ही ज़्यादा आपके फ़ेस के क्लोज़ होना चाहिए, ना ही ज़्यादा दूर होना चाहिए, लेकिन आपका जो फ़ेस है वो पूरा इसमें कवर होना चाहिए। और आपको इन चीज़ों का ख़्याल रखना है कि आप कोई कैप नहीं पहनने होने चाहिए फ़ोटो कैप्चर करते वक़्त। मास्क, ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स, ईयरफ़ोन्स, हेडफ़ोन्स जिस वक़्त आप फ़ोटो कैप्चर करेंगे उस वक़्त आप पूरे कैप्स के बगैर, स्पेक्टेकल्स के बगैर, मास्क्स के बगैर, हेडफ़ोन्स या ईयरफ़ोन्स के बगैर ही होने चाहिए। अगर आपने इनमें से कुछ भी पहना हुआ होगा तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको इवन जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी नहीं मिलेगा और वहाँ पे रीज़न भी दिया हुआ होगा कि आपने फ़ोटो जो है अच्छे से यहाँ पे अपलोड नहीं किया है। तो इन चीज़ों का आपको ख़्याल रखना है। और आपको यहाँ पे सिग्नेचर भी जेपीईजी या जेपीजी फ़ॉर्मेट में अपलोड करना होगा जिसकी मिनिमम साइज़ 10 केबी और मैक्सिमम साइज़ 20 केबी होनी चाहिए इन्हीं के बीच में। और जो आपका फ़ोटो है, आपको फ़ोटो के लिए जो आपका अपना फ़ोटो है उसके लिए कुछ भी नहीं करना है क्योंकि आप वो लाइव ही कैप्चर करेंगे तो उसके लिए आपको कोई भी फ़ॉर्मेट सेलेक्ट नहीं करना है। ना ही आपको मिनिमम या मैक्सिमम इसकी साइज़ेस का ख़्याल रखना है क्योंकि आप ऑनलाइन ही फ़ोटो वहाँ पे कैप्चर करेंगे, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। आपके लिए एक कन्वीनियंस ही इन्होंने क्रिएट किया हुआ है और लास्ट डेट आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस की 14 अक्टूबर 2024 11 बजे तक है। इन्होंने ये भी बताया है कि आप पहले ही इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर दीजिए क्योंकि ऑल इंडिया पोस्ट्स होती है जो एसएससी रिक्रूट कराता है। तो आपकी 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज़ है तो सारी स्टेट्स यूटीज़ से कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स लास्ट में ही असल में अप्लाई करते हैं। तो लास्ट में यहाँ पे ट्रैफ़िक हाई हो जाता है वेबसाइट का जिसकी वजह से जिनका नेटवर्क थोड़ा स्लो होता है वो अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं और उनका ऐसे ही रह जाता है और लास्ट तक वो फिर अप्लाई ही नहीं कर जाते और वो अपॉर्च्युनिटी को मिस कर जाते हैं। इसीलिए इन्होंने पहले ही आपको सजेस्ट किया हुआ है कि जब इन्होंने आज से ही एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया है तो आप पहले ही इनके लिए अप्लाई करें ताकि आप ये जो है अपॉर्च्युनिटी गँवा ना दें। और आप जो भी सेक्शन यहाँ पे फिल करेंगे उसके बाद आपको प्रीव्यू का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप देख पाएँगे कि क्या आपने सही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल की हुई है। अगर आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन फिल की हुई होगी तो आप उसको प्रीव्यू के बाद भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद उसमें कोई भी चेंज नहीं लाया जा सकता तब तक जब तक ये आपका करेक्शन विंडो ओपन करेंगे। और एप्लीकेशन के लिए जो आपकी फ़ीस है वो ₹100 है। लेकिन जो वुमेन कैंडिडेट्स होंगी, शेड्यूल कास्ट्स होंगे, शेड्यूल ट्राइब्स होंगे और एक्स सर्विसमैन होंगे, उनको यहाँ पे कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है और आप यहाँ पे फ़ीस सिर्फ़ ऑनलाइन मोड में ही भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, रुपे डेबिट कार्ड से ही पे कर सकते हैं। और फ़ीस के लिए 1 दिन एक्स्ट्रा लास्ट डे ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म के बाद भी दिया जाएगा यानी 14 अक्टूबर तक एप्लीकेशन फिल करने का लास्ट डेट है। अगर आपने फ़ी पे नहीं की हुई होगी तो आपका एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इन्होंने बताया है कि करेक्शन के लिए भी विंडो ओपन किया जाएगा 5 नवंबर 2024 से 7 नवंबर 2024 के बीच में आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे 200 की फ़ीस पे करनी होगी अगर आप यहाँ पे करेक्शन विंडो के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे करेक्शन विंडो के लिए ऑप्ट करने के लिए 200 की फ़ीस जो है पे करनी होगी और अगर आप उसके बाद फिर से कुछ मॉडिफ़ाई करना चाहते हैं तो 500 आपको पे करने होंगे।
और सेंटर्स जो है एग्ज़ामिनेशन के आप देख सकते हैं सारी स्टेट्स के लिए ऑलमोस्ट इन्होंने सेंटर दिए हुए होते हैं। अगर हम स्पेसिफ़िकली जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में जम्मू, सांबा, श्रीनगर में इनके सेंटर्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन होते हैं और लद्दाख के लिए आप लेह में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एक बार आपका एडमिट कार्ड में जब यहाँ पे आ जाएगा आपका जो डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन एंड वेन्यू ऑफ एग्ज़ामिनेशन जब दिया जाएगा, आफ्टर दैट यू विल नॉट बी एबल to make any request for the change of your examination venue. So at the time of filling application form, you should fill it carefully and be confirmed that the center you are opting for at this time is the center and will be the center where you will appear in the examination of this recruitment. जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर उसी मेडिकल एग्जामिनेशन को रिव्यू कर दिया जाएगा और उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, पार्ट ए में आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगा, उसमें आपके 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के होंगे। पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपका पार्ट सी में, जिसमें 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। और पार्ट डी में इंग्लिश या हिंदी दोनों में, जिसके लिए आप ऑप्ट करेंगे आपको उसी में एग्ज़ाम देना है, लेकिन आपको वहाँ पे एक ही सेक्शन में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के होंगे। आपके यहाँ पे जो है 80 यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस होंगे 160 मार्क्स के, और 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा इंग्लिश में, हिंदी में, 13 रीजनल लैंग्वेजेस में, असमीज़, बंगालीज़, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू लैंग्वेजेस में एग्जामिनेशन होगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होगी 1:4, 0.25 मार्क्स, यानी 4 क्वेश्चंस अगर आप गलत कर देंगे तो एक आपका सही आंसर डिडक्ट कर लिया जाएगा। रिवैल्यूएशन रीचेकिंग आपके स्कोर्स की यहाँ पे नहीं हो सकती है। सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा वीडियो पहले ही बड़ा हुआ है और मैं ये जो सिलेबस है इसको टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस आपका है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी आपका, इसमें 10th लेवल तक ही लैंग्वेज जो है टेस्ट की जाती है। और उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद फिर आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको रेस करनी होगी। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो है मेल्स को 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में यहाँ पे दौड़ने होंगे, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 1 किलोमीटर और 600 मीटर्स 8 यानी 8.5 मिनट्स में यहाँ पे दौड़ने होंगे। ये सारी स्टेट्स के लिए है एक्सेप्ट यूटी ऑफ लद्दाख। लद्दाख के जो कैंडिडेट्स हैं मेल्स जो है वहाँ पे मेल्स को 1 किलोमीटर और 600 मीटर 7 मिनट में दौड़ने होंगे, और जो फीमेल्स है उनको 800 मीटर्स 5 मिनट्स में दौड़ने होंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मेल्स की जो हाइट है 170 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए और फीमेल्स की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन जो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज से मेल्स और फीमेल्स हैं उनको यहाँ पे थोड़ी रिलैक्सेशन दी जा सकती है। जैसे शेड्यूल ट्राइब जो मेल्स हैं उनको 162.5 सेंटीमीटर की अगर हाइट होगी तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में पास कर लिए जाएंगे। फीमेल्स जो एसटीज से होंगी उनको 150 सेंटीमीटर ही उनकी अगर हाइट होगी तो वो इसके लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे, और बाकी भी आप देख सकते हैं। चेस्ट जो है वो आपकी अनएक्सपेंडेड जो मेल्स की है 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आप कम से कम 5 सेंटीमीटर उसको एक्सपेंड करने चाहिए व्हेन यू आर आस्क्ड टू डू सो। लेकिन इसमें भी जो आपकी कैटेगरीज है उनको चेस्ट एक्सपेंशन में भी रिलैक्सेशन दी जा सकती है, और आपका वेट भी यहाँ पे चेक किया जाएगा। वो जो आपकी हाइट है उसी के अकॉर्डिंग इनका प्रोसीजर होता है, हाइट के अकॉर्डिंग ही आपका वेट भी होना चाहिए। और आपकी एज के लिए आप जब यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे आप मेडिकली भी फिट होने चाहिए, और एज के लिए आप 10th की मार्कशीट दे सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी ए सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आपने उनमें से कुछ बोनस पॉइंट्स क्लेम किए हुए होंगे तो आपको नेसेसरी है कि आपके पास वो सर्टिफिकेट्स हों। और यहाँ पे कुछ मिनिमम मार्क्स भी दिए हुए हैं यूआर के लिए, जो 30% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, ओबीसीज ईडब्ल्यूएस के लिए 25 और ऑल अदर कैटेगरी जो एससीज एसटीज होते हैं उनके लिए 20% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। का मतलब ये होता है कि जितने टोटल मार्क्स है, फॉर एग्जांपल अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो अनरिजर्व्ड से वो कैंडिडेट्स ही क्लेम कर पाएंगे और एक्सपेक्ट वही कर सकते हैं जिनके कम से कम 30 मार्क्स होंगे आउट ऑफ टोटल
100 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। मतलब अगर आपने 30 मार्क्स लिए होंगे 100 मार्क्स में से, तभी जाके आप कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से कि आप कभी सेलेक्ट हो पाएंगे। अगर इनको 40 वैकेंसीज हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरीज से, तो अगर वहाँ पे 30 ही कैंडिडेट्स के 30 मार्क्स है और बाकी के 30 से कम है, तो ये 30 को ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मिनिमम ये इसीलिए रखते हैं, कभी आपका पेपर टफ आता है तो ये चाहते हैं तब भी कैंडिडेट्स मिनिमम कुछ जो थ्रेशोल्ड होता है वो उतना टच कर पाएँ। अगर अब 5 मार्क्स किसी के आए 100 में से, तो वही टॉपर होगा, फिर इनको वही सेलेक्ट करना होगा। 5 तो तुक्के से भी किसी के आ जाते हैं, तो ये किसी को भी सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एफिशिएंसी मेंटेन रखनी होती है। तो एफिशिएंसी मेंटेन रखने के लिए ये मिनिमम स्टैंडर्ड रखते हैं, यानी अगर किसी भी कैंडिडेट को 30 मार्क्स आउट ऑफ 100 नहीं आए, या 30% आउट ऑफ 160 170 प्रोसेसिंग एग्जामिनेशन में किसी कैंडिडेट को नहीं आए, तो ये किसी को सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर इनको 100 करने हैं, 100 में से किसी को भी 30% मार्क्स नहीं आए, तो ये नहीं करेंगे सेलेक्ट, लेकिन इनकी जो एफिशिएंसी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। तो ऐसे ही ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25% टोटल मार्क्स देने होंगे, जो टोटल आपके मार्क्स होंगे उनमें से, और बाकी कैटेगरीज को 20% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ एन एग्जामिनेशन। और जो यहाँ पे सीएपीएफ की ब्रांचेस में आपकी पोस्ट्स है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआर पीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एनसीबी, एसएसएफ में आपकी यहाँ पे वैकेंसीज है, और इसमें आप यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हो। प्रेफरेंस कोड्स आपके बीएसएफ के लिए ए, सीआईएसएफ के लिए बी, सीआरपीएफ के लिए सी, एसएसबी के लिए डी, आईटीबीपी के लिए ई, असम राइफल्स के लिए एफ, एनसीबी के लिए जी, एसएसएफ के लिए एच। तो आप जिस भी ब्रांच में यहाँ पे पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं, आपको पहले वही देनी है वहाँ पे। अगर आप सीआरपीएफ के लिए ही प्रेफर करना चाहते हैं, बाकी के लिए आप अप्लाई ही ना करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे ए नहीं बल्कि सीआरपीएफ के लिए ही जो कोड दिया है वही कोड आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे प्रेफ़रेंस इन कोड से ही देंगे। और अगर यहाँ पे किसी कैंडिडेट का किसी और कैंडिडेट के साथ यहाँ पे टाई हो जाता है, यानी इक्वल मार्क्स आ जाते हैं, तो पहली जो मेथड होगी टाई को रिज़ॉल्व करने के लिए, वहाँ पे जो आपका पार्ट ए है रीज़निंग का जो आपका पेपर होगा, उसमें देखा जाएगा कि किसके ज़्यादा मार्क्स हैं। अगर वहाँ पे भी बराबर है, फिर पार्ट बी जो जनरल अवेयरनेस है शायद, तो उसमें देखे जाएँगे किसके ज़्यादा हैं। अगर वहाँ पे भी बराबर है, फिर देखा जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ, जो कैंडिडेट ज़्यादा ओल्डर होगा उसी को वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर तब भी इक्वल होंगे, तो उसके बाद देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किसका नाम पहले आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा नाम दानिश है और किसी और का नाम बिलाल है और हमारा टाई हो गया है, तो वहाँ पे बिलाल को ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि बिलाल का नाम जो है बी से शुरू होता है और दानिश जो है डी से शुरू होता है, और डी क्योंकि बी के बाद आता है, तो मुझे वहाँ पे रिजेक्ट कर लिया जाएगा और बी को वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और अगर यहाँ पे आप गिल्टी पाए जाते हैं, यानी अगर आप कसूरवार पाए जाते हैं, किसी ऐसी प्रैक्टिस में आप मुलविस पाए जाते हैं, तो आपको यहाँ पे फर्दर एग्जामिनेशन विच मे बी कंडक्टेड बाय एनी सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी एंड मोस्ट स्पेसिफिकली बाय एसएससी, तो आपको 2 साल 3 साल 4 साल यहाँ एजेस के लिए ही यहाँ पे आपको बैन कर दिया जाएगा, और आप यहाँ पे फिर अप्लाई नहीं कर सकते, और इसके लिए कमीशन का डिसीजन ही फाइनल माना जाएगा। मुझे लगता है इतनी इन्फॉर्मेशन देना मोर देन सफिशिएंट था। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स है, आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।